Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. अरे कुछ माइक को अनम्यूट करके आंसर तो दो, पता कैसे चलेगा मुझे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, एक तो कोई आंसर दे देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे जो हैं वो सुन रहे हैं। उसके बाद अनम्यूट द माइक। अब माइक को म्यूट कर दो, उसके बाद अनम्यूट कर दो, ठीक है। नहीं, आज जो हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द सर्कुलर मोशन एंड वर्क फॉर्मूला, है ना। दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, इसलिए मैंने इसको एक साथ कर दिया है। तो इसके लगभग हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन से पूरे दोनों चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप अपना पेन और पेपर लेके रखना और हमेशा जैसे क्वेश्चन आता है तो उसको ट्राई करो कि सॉल्व करके हम आंसर, आप आंसर दोगे, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल सा प्रोसीजर यही रहेगा और इसी तरह से हम पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। जितने भी आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर इसी मेथड से क्या होंगे, कवर होंगे, ठीक है ना। ये कर लेना। और कुछ दिन बाद मैं एक ग्रुप भी फॉर्म करूंगा डाउट डिस्कशन ग्रुप, उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं ना। वैसे तो आप इंडिविजुअली मुझे कर सकते थे, अब मैं इंडिविजुअल ग्रुप बना, है ना। तो उसमें आपका उस डाउट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में कुछ एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में ना हम थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे तो फिर आप सब कुछ भूल जाओ। तो थोड़ा सा आप भी एक्टिव रहो, मैं भी एक्टिव रहता हूँ, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। चलो वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये एज एग्जांपल वन, है ना। यहाँ पे एक कोई पार्टिकल बी है और इस जगह पे कोई दूसरा पार्टिकल क्यू दिया हुआ है। पी की स्पीड जो है दैट इज 8 मीटर पर सेकंड और क्यू की स्पीड जो है ये भी आपको दी हुई है इसी इंस्टेंट में, दिस इज 6 मीटर पर सेकंड, है ना। इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री इसी इंस्टेंट। आपको जस्ट इस क्वेश्चन में आंसर देना है। बेटा किसी का माइक म्यूट नहीं है, मैं चेक करूंगा माइक म्यूट नहीं दिखा तो मैं उसको रिमूव करके मीटिंग लॉक कर दूंगा। क्या कहा, ये किसी इंस्टेंट में पार्टिकल पी है और ये क्यू है, 8 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आपको जस्ट ये बताना है कि फाइंड आउट एंगुलर स्पीड ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, हाँ। किस इंस्टेंट में क्यू की एंगुलर स्पीड पी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये आपको बताना। तो जो भी आपका आंसर आता है मुझे बताओ, आंसर अपने पेन पेपर लेके इसको सॉल्व करो। That's 7. हाँ, ये जो P और Q के बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, P और Q के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, this distance is 10 meter, the distance between the P and Q is 10 meter.
पी और क्यू के बीच का सेपरेशन जो है वो 10 मीटर। सेवन बाई 10। हाँ, 7/10। बिल्कुल सही बताया आपने आंसर कि जो एंगुलर स्पीड ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी है दैट इज 0.7 रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल सही बताया है ना। ओमेगा ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी जो है वो 0.7 रेडियन पर सेकंड है ना। सिंपल सा हम जानते हैं जो एंगुलर स्पीड होती है ना, ये आपकी होती है रिलेटिव स्पीड, है ना, परपेंडिकुलर रिलेटिव स्पीड बाई आर। ये तो होता है कि एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर रिलेटिव स्पीड बाई आर, है ना। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर दो। तो इस कंपोनेंट का तो कोई यूज है नहीं, तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई इसमें रोटेशन नहीं होगी। जो भी रोटेशन होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो ये आपका हो जाएगा 8 sin 30, है ना। ऐसे हम इसको रिजॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 sin 30, है ना। तो आपको पता है कि 8 sin 34 हो गया और 6 sin 30 क्या हो गया, इसलिए आपका 3 हो गया, है ना। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड जो परपेंडिकुलर होगी वो 7 हो जाएगी और 10 से डिवाइड कर दो। तो एंगुलर स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7 रेडियन पर सेकंड। समझ रखना, जब भी हम एंगुलर स्पीड निकालते हैं रिलेटिव तो परपेंडिकुलर बाय आर करके एंगुलर स्पीड की क्या आती है आपकी वैल्यूज, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटा सा एक एग्जांपल था जिससे कि हम एंगुलर स्पीड के कांसेप्ट क्या करते हैं क्लियर। आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 पे आप, है ना। एग्जांपल नंबर 2 में आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक इस तरह से कोई रॉड और इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है, जैसे कि आपका रोटेट हो रहा है। इस एक्सिस के अबाउट प्लेन में रॉड क्या कर रहा है, जैसे कि आपका रोटेट कर रहा है और इस रॉड की जो लेंथ है वो L, और इस जगह पे एक कोई रिंग है, यहाँ पे कोई रिंग है और इस रिंग का मास जो है वो M, है ना। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, जैसे ओमेगा से रोटेट करेगा ये रिंग राइटवर्ड जाएगी, है ना, और ये यहाँ से एग्जिट होगी। ये रिंग का मास M है और ये रिंग राइटवर्ड मूव करेगी और यहाँ से क्या होगी, एग्जिट होगी। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ring when it leaves the rod, when it, है ना, to find the velocity of the ring when it leaves the rod, सही है। velocity of the ring when it leaves the rod, leave the rod, ये आपको भाई जब ये रॉड को लीव करेगा तो उस टाइम आपकी इसकी वेलोसिटी कितनी है, और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट, है ना। इस केस में ओमेगा क्या होता है, जैसे कि आपका कांस्टेंट होता है। किसी केस में क्या होता है ना, ओमेगा वेरी करते हैं, तो उस केस में एक्चुअली दूसरे कंसेप्ट, है ना। फ्री होता है तो ओमेगा भी चेंज होता है, लेकिन फ्री नहीं है बल्कि ओमेगा को हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर ये फ्रीली रोटेटेड रॉड होती है ना तो उस केस में फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
सर ओमेगा एल अंडर रूट 2। नहीं, ये तो नहीं आ रहा। सर ओमेगा एल रूट एम। ना, ये भी सही नहीं है। So omega L root 2 by 3. नहीं, ये भी नहीं सही आ रहा है। ना, ये सेंटर पे रखा हुआ है, ध्यान रखना। कहाँ पे रखा हुआ है? L/2 पे। इसकी बिना तो नहीं कर पाओगे ना। कहाँ रखा हुआ है? L/2। इसी आपके आंसर नहीं आ रहा है। L/2 से स्टार्ट हो रहा है मूव करना। ओमेगा ना, सही नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एक्चुअली में ये बाहर की तरफ जाएगा, किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जाएगा। लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरिएबल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस वेरिएबल है ना। इसमें इसके फ्रेम में अगर हम चले जाएं तो उसका रेडियस क्या है? आपका वेरिएबल। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं ना, किसी स्टैंड में हम ऐसा मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आ गया किसी एक्स पे, है ना। और जब ये एक्स पे आ गया तो बाहर की तरफ इसका एक रिलेटिव एक्सेशन होगा। ये रॉड के रिस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव एक्सेशन होगा, अगर हम लिखें, ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। और चूंकि एक्स वेरिएबल है तो रिलेटिव एक्सेशन भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो इसको इंटीग्रेट करके निकालना होता है। रिलेटिव एक्सेशन को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ v इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्योंकि रिलेटिव एक्सेशन वेरिएबल था इसलिए हम सीधे नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे राइट वर्ड जाएंगे एक्सचेंज होता जाएगा। तो आपने लिखा v इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई। v dv इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी और x की लिमिट हम पुट कर देंगे कि भाई जब x की वैल्यू L/2 थी उस टाइम ये रेस्ट पे था, और जब L हो जाएगी तो इसकी v कितनी है? ओमेगा एल इक्वल टू L पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करना है कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ जाएगा इससे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अभी वेलोसिटी का सिर्फ क्या आएगा? एक ही कंपोनेंट। तो यहाँ से √3/2 ओमेगा एल आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके √3/2 ओमेगा है ना। ये आपका x कंपोनेंट आ गया। आपको पता है कि जब रोटेट करेगा तो इस डायरेक्शन में एक लीनियर कंपोनेंट होगा, एक इसमें इनटू द प्लेन भी कंपोनेंट क्रॉस। इसमें एक कंपोनेंट कैसा होगा सर? ये आपका इनटू द प्लेन, तो वो आपका z कंपोनेंट हो जाएगा। तो z कंपोनेंट जो होगा वो ओमेगा इनटू एल है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये तो इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है। लेकिन जब ये रॉड के साथ ये चीज रोटेट कर रही है तो इसकी लीनियर स्पीड इससे रिस्पेक्ट होगी और वो ओमेगा एल होगी, राइट। तो जब इससे बाहर निकलेगा तो जो रॉड की वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक तो इसका लीनियर कंपोनेंट जो कि इसको इंटीग्रेट करके आ गया, और दूसरा आपका एक जेड कंपोनेंट गया जो कि इनटू द प्लेन है। तो अगर आपसे कोई बोले कि इस रॉड की उस स्टैंड में वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल आपका आंसर ये होगा कि √3/2 ओमेगा एल आई कैप माइनस ओमेगा एल इंटू जी। ये आपका, तो ये ध्यान रखना बस में। कई बार हम ये वाली चीज भूल जाते हैं कि जब ये बाहर निकलेगा तो एक जो ओमेगा रोटेशन की वजह से इसको वेलोसिटी ट्रांसफर होगी वो भी होगी,
और एक रॉड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। तो एक इसका x कंपोनेंट भी होगा, एक दूसरा कंपोनेंट क्या होगा जैसे आपका z कंपोनेंट। और इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जैसे आपकी स्पीड आ जाएगी। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जैसे आपका स्पीड आ जाएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड आप निकालो, ये स्पीड जो इसकी होगी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये आपको आ जाएगा ओमेगा एल इनटू अंडर रूट ऑफ मेरे ख्याल से 7/4 है ना, इस अंडर रूट ऑफ 7/4 है ना, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा जैसे आपका 7/4। तो ये ध्यान रखना है इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहोगे एग्जांपल नंबर? सर बताओ बेटा। सर VZ ओमेगा L क्यों होगा, एक बार दोबारा बता दीजिए। जैसे कोई रॉड अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रही है तो पेरिफेरी का ये जो पॉइंट है ये सब ओमेगा एल से ज्यादा होगा ना, और रिंग भी उसके साथ ओमेगा एल से इस तरफ जा रही होगी। तो जब ये इससे बाहर निकलेगा है ना तो इसको ये ओमेगा एल भी तो ट्रांसफर हो जाएगा। एक तो रॉड के रिस्पेक्ट में लीनियर स्पीड वो है ही, इसके अलावा जो ये ओमेगा एल होगा वो रिंग की भी तो होगी, यहाँ पे पहुंचेगा तो ओमेगा एल इसको क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर तो होगा ही ना, हर पॉइंट की कुछ इसकी रोटेशन की वजह से स्पीड होगी, उसको हम टेंजेंशियल स्पीड बोलेंगे। एक तो इसके रिस्पेक्ट में लीनियर स्पीड है और दूसरी कौन सी स्पीड हो जाएगी टेंजेंशियल स्पीड। तो टेंजेंशियल स्पीड रिंग को ट्रांसफर है ना, वो आपको ओमेगा एल। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व ठीक है सर। अब इसके बाद आते हैं एग्जांपल 3। देखो इसमें क्या है, एक कोई इस तरह से प्लैंक, यहाँ पे कोई प्लैंक है और ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में क्या कर रहा है जैसे आपका रोटेट, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इसकी जो ओमेगा है ना, ये जो रोटेशन इन वर्टिकल प्लेन, रोटेशन इन वर्टिकल प्लेन, भाई वर्टिकल प्लेन में क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। तो अगर ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है और इसकी ओमेगा आपको दी हुई है, ये ओमेगा जो है दैट इज 3 रेडियन पर सेकंड। सर इमेज ब्लडी आ रही है। ओमेगा इज तब वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? तब वीडियो ब्लर है, ब्लर है। Yes, sir. अभी आ जाएगा, मैं चेक करता हूँ। अब सही हो गया? यस सर। यस हाँ वो सर। बीच में एक्चुअली ना ऑटो फोकस क्या पा गया इस तरह से। तो रोटेशन इन वर्टिकल प्लेन, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 3 रेडियन पर सेकंड, और ये जो इसकी डिस्टेंस है ये आपको r इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 मीटर एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये प्लेन रफ है। ये प्लेन कैसा है वैसे कि आपका रफ है ना, ये आपको इस तरह से प्लेन आपको रफ दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है इस केस में कि फाइंड आउट इफ ब्लॉक स्लिप एट थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये जैसे एंगल 37 डिग्री होता है ब्लॉक स्लिप कर जाता है। देन फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देन फाइंड आउट म्यू कितना हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, ये आपको कैलकुलेट, देन फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वर्टिकल प्लेन में से रोटेट कर रहा है 37 डिग्री पे, अगर ये स्लिप कर जाता है तो म्यू की वैल्यू कितनी है।
सर 3/16 3/60 आ रहा है। 16 3/16 मैं चेक कर लेता हूं 3/16 चेक। हाँ सही आंसर, बिल्कुल सही। 3/16 इज द करेक्ट आंसर। द 3/16 जो है बिल्कुल सही आंसर। 3/16 इज द करेक्ट आंसर। 16 जो है वो बिल्कुल सही नहीं बस है। 3/16 जो है वो सही आंसर है। सिंपल सा है, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम डालोगे, वेट आ गया, नॉर्मल आ गया, है ना। एक आपने वेट ले लिया, दूसरा क्या ले लिया आपने, जैसे कि आपका नॉर्मल ले लिया, और आपको पता है कि अगर ये ओमेगा से वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। इसके फ्रेम में चले जाते हैं ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सोलर फोर्स से होता है, वो क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। आपको पता है m ओमेगा स्क्वायर r है, तो उसको स्लिप करना चाहता है कि जो चीज इसको स्लिप करना चाह रही है वो क्या है, आपकी m ओमेगा स्क्वायर r। और क्या चीज इसको रोक रही होगी, फ्रिक्शन। तो जब ये ओमेगा स्क्वायर r किसी केस में, हाँ, अगर इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो जब ये ओमेगा स्क्वायर लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा तो चीज स्लिप कर जाएगी। यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन आ गया कि m ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इनटू m। ये कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द म्यू इनटू m, और इससे हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इससे जो भी आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर क्या है, 1875 0.1875 3/16 बिल्कुल सही आंसर। जस्ट उसके फ्रेम में जाकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया एग्जांपल नंबर एक डाउट्स ग्रुप भी मैं फॉर्म कर रहा हूँ अभी फिर इसके डाउट्स के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब एक कोई इंडिविजुअल डाउट पूछता है तो सिर्फ उसी को फायदा होता है ना, ये उसने जान लिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ग्रुप में जब डाउट पूछेंगे ना, तो किसी ने भी डाउट पूछा तो उससे दूसरों को भी गेन, है ना। तो उसमें आप अपने डाउट्स पोस्ट करोगे, जैसे फोटोग्राफ मुझे आप भेजते हो, उसको फिर उस ग्रुप में ही आंसर मैं बताऊँ, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस ग्रुप को मैं लिंक सबको भेज दूंगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, और जो भी आपका डाउट्स था उस लिंक में क्या हो गया आप शेयर तो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या थोड़ा सा सब लोग मोमेंटम में रहेंगे। ये तो इंडिविजुअली सब लोग जो है ना अलग अलग अपना पढ़ रहे हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे से सबको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 4 पे जाते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 4 में ऐसा है कि कोई सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर मोशन में इसके टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो है उसका टाइम के साथ ग्राफ बना, और एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है उसका स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल 60 डिग्री दिया है ना। और सर्कुलर मोशन का रेडियस भी आपको दिया हुआ है कि जो भी आपका सर्कुलर मोशन है इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है ना। रेडियस जो है वो कितना है आपका 1 मीटर, सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, और उसके टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो आपको जस्ट ये बताना है कि फाइंड आउट द टाइम when total acceleration makes an angle 30 degree
with radial acceleration. With radial acceleration. We find out time when total acceleration makes an angle 30 degree with radial acceleration. Yeah. सर 1/3 की पावर 1/3. ये सही आंसर नहीं है. Round two. सर 4/3 की पावर 1/3. ये भी सही नहीं है. माइक म्यूट नहीं है, म्यूट करो माइक को. माइक म्यूट करो. फोर की पावर 1/3. Now that 4 की power 1/3 ये सही है. 1/3. है ना, ये सही. that 2 की पावर 2/3 सही आंसर होगा. ऐसा तब होगा जब टाइम की वैल्यू जो हो जाएगी 2 की पावर 2/3. सब लोग अटेम्प्ट करो. सब लोग अटेम्प्ट करेंगे जरूर आंसर आएगा. टू की पावर 2/3 आ जाएगा. ये सही आंसर. सिंपल. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हम 80 का फंक्शन लिख लेते हैं. 80 इक्वल टू रूट 3 टी तो हो जाएगा. हाँ, 80 का जो टाइम के साथ फंक्शन होगा वो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे आपका रूट 3 इंटू टी हो जाएगा. है ना, ये जस्ट ऐसा कर लेंगे. 80 इक्वल टू रूट 3 इंटू टी हो गया. और इसी 80 को हम लिख सकते हैं v इंटू डी बाई डी. तो इससे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. तो यहाँ से v dv इक्वल टू हो जाएगा तो ये आपका रूट 3 टी इंटू डी. हाँ, इससे क्या आ जाएगा, तो ये आपका रूट 3 टी इंटू डी. तो यहाँ से v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया. ये आप इस पर डिवाइड कर दो. तो v इक्वल टू जो आपका जो आएगा, यहाँ से आपका v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आ गया जैसे कि आपका रूट 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2. है ना. तो अल्टीमेटली यहाँ से आपने v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया. और कांस्टेंट t तो है. इसने वाला जो टोटल एक्सेलेरेशन होगा, है ना, वो रेडियल एक्सेलेरेशन से कितना एंगल बना लेगा, जैसे कि आपका 30 डिग्री. कि भाई जब भी एक्सेलेरेशन होगा तो दो कंपोनेंट होंगे इसके. ये आपका टोटल एक्सेलेरेशन हो गया और ये आपका सपोज हो गया कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और ये आपका हो गया रेडियल एक्सेलेरेशन. है ना. तो ये रेडियल एक्सेलेरेशन से ये वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए. ये तो इसने बोला हुआ है कि टोटल एक्सेलेरेशन रेडियल से कितना बना लेगा, जैसे कि आपका 30 डिग्री एंगल. यहाँ से आपका आ गया कि भाई यहाँ से अगर हम 10 30 लिखें,
है ना। तो 1030 की जो वैल्यू होगी वो 80 बाई ए आर होगी, ठीक हो जाएगा। ये 1030 की वैल्यू जो तो होगी वो वी क्या डी वी बाई डी टी क्यों किया आपने? हाँ वी डी वी बाई डी टी क्यों होगा? डीवी बाई डी टी ऑनली, यहाँ से वी डीवी बाई डी टी नहीं बल्कि क्या होगा सिंपल डीवी बाई डी टी, है ना। तो यहाँ से आपका वी सिंपल आ जाएगा, है ना। कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, है ना। ये आपने लिख लिया सर। और यहाँ से 1030 की वैल्यू आगे से आपकी 80 बाई ए आर। तो आपको पता है 80 की वैल्यू √3 थी, क्या आपको पता ही है ना। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। 80 की वैल्यू कितनी होगी सर, आपकी √3 बाई टी होगी। और ए आर हम जानते हैं, ए आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगी, और आर आपको दिए हुए हैं। तो जब भी हम इसे पुट करेंगे आपका टाइम आ जाएगा कि किस टाइम पे ऐसा हो जाएगा। पहले आपने क्या किया, 80 का स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन थी, 80 की जगह पे आपने डी बाई डी टी पुट कर, तो इससे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा सर, आपका v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जैसे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, आपने कंडीशन अप्लाई कर दी, तो ये जो टोटल एक्सटेंशन है वो ar से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल टू 80 बाई r। तो यहां से 80 पुट करो, यहां से ar पुट करो, और v आपको पता ही है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे टाइम की वैल्यू, है ना। तो ऐसे थोड़ा से काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कि काइनेटिक्स हम क्या करेंगे यूज करेंगे। ये हो गया एग्जांपल नंबर, इस लेसन इसको सॉल्व। क्या ऐसे आ जाओ एग्जांपल नंबर 5 पे। है ना, जैसे वो टाइम आ जाएगा जो लिखा हुआ है। देखो एग्जांपल नंबर 5 में आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये कोई रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस में दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक M2 और एक इससे एक स्प्रिंग अटैच, और इससे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है दिस इज M1, एंड सरफेस रफ है विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और हम यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका कुछ फोर्स। तो आपको जस्ट ये बताना है कि फाइंड द minimum force required to move both blocks, है ना। कितने दोनों ब्लॉक को अगर हम मूव करना चाहें तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बोथ ब्लॉक। सर म्यू M1G प्लस म्यू M2G अपॉन 2। सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर। सब लोग ट्राई करोगे, सही आंसर, सही। Yeah, just
है ना, सही बताया ना, देखो कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे स्लिप करना शुरू होगा। मान लो ये बहुत स्लोली विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम कौन सा, वही किसी एक्स पे यहाँ पे आ गया, है ना, और जब ये एक्स पे आ जाएगा तो स्प्रिंग में एक्स स्ट्रेच हो जाएगा ना, तो स्प्रिंग में जब एक्स स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे एक कोई के एक्स फोर्स लग जाएगा जो कि इसको मूव करेगा। अगर आप इसको बहुत स्लोली विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक ले आ रहे हो, तो स्प्रिंग में स्ट्रेच एक्स का हो गया, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स के एक्स लगेगा, ये तो मूव करेगा। इसको मूव करना है तो के एक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, है ना, और मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए आपका म्यू m2। एक कंडीशन ये आ गई कि ये ब्लॉक तो हमने मूव कर ही दिया, ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो kx जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू द म्यू m2g, हाँ, लेकिन इसमें कहीं भी ये फोर्स F नहीं आया, तो उसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, ध्यान रखना बस। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चलिए आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, कि हम इसको विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अगर x ले जाएं और अप्लाई करें वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम में, तो इसका तो मूवमेंट अभी हुआ नहीं है, सिर्फ इसी का ही मूवमेंट है। तो अब बताया वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन हम लिखेंगे, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी F की वजह से वर्क हो गया Fx, स्प्रिंग में x एक्सटेंशन हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क हो जाएगा माइनस हाफ kx, राइट। तो ये दो वर्क हो गए, इसने एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया प्लस स्प्रिंग में एक नेगेटिव वर्क, और अब से बात है ये डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, और मिनिमम फोर्स जब हमने वर्ड यूज किया है उसका मतलब डेल्टा के 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है कि विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको पूरे को मूव कर दें तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, जैसे आपका मिनिमम होगा। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें आपस बात है कि एक और वर्क हम भूल गए, फ्रिक्शन वर्क, ये सब फ्रिक्शन की वजह से तो वर्क होगा, वो आपको हो जाएगा माइनस म्यू इनटू m1, हाँ, भाई काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू m1g इनटू x, तो एक एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क हुआ, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जो म्यू m1g फोर्स होगा उसकी वजह से वर्क, और सारा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, और वो बहुत स्लोली आपको मूव करेगा इक्वल टू 0 होगा। तो ये कंडीशन आ गई, इससे एक x तो सारा कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे आप kx की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगा जो इन्होंने बताया था, ये रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू m1g प्लस म्यू m2g बाई 2, है ना। कई स्टूडेंट्स में गलती क्या करते हैं ना कि कंबाइन लेके लगा लेते हैं, लेकिन वो फोर्स मिनिमम नहीं होगा, है ना, उससे जो फोर्स रिक्वायर्ड आएगा ना, कंबाइन अगर हम सिस्टम लेके लगा लें कि भाई अप्लाइड फोर्स जब दोनों के फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा तो वो फोर्स मिनिमम होगा, तो वो फोर्स जो होगा वो म्यू m1g प्लस म्यू m2g हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमने फोर्स निकाला है उससे कम है, तो जो मिनिमम फोर्स होगा उसकी वैल्यू ये, हाँ। तो जब भी कोई मिनिमम का केस आता है ना, तो यूजुअली आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है ना, कि सिंपल आप उसमें फोर्सेस बैलेंस करके नहीं निकाल सकते, और वर्क एनर्जी थ्योरम में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कहीं भी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जब कोई हम टास्क परफॉर्म करेंगे तो जो रिलेटेड फोर्स होगा वो फोर्स क्या होता है, जैसे आपका मिनिमम, ये हम इसको एग्जांपल 5 में इसको इस तरह से अटेंड कैसे आ जाए, एग्जांपल नंबर 6 पे देख लो पहले आप इसे। ठीक है, ऐसे आ जाता है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 पे वर्क एनर्जी थ्योरम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप देखो ये कोई इस तरह से वर्टिकल पाइप है, ये फिक्स्ड है, दिस इज ए फिक्स्ड वर्टिकल पाइप, यहाँ पे कोई फिक्स्ड वर्टिकल पाइप, मैं इधर उधर स्लाइड नहीं कर सकती है, यहाँ पे फिक्स, राइट, वर्टिकल पाइप, राइट, और इसमें इस पाइप का जो मास है वो m है, पाइप का मास कितना है, m है, और यहाँ पे हम दो बॉल रखते हैं, स्मॉल बॉल, टू बॉल्स ईच हैविंग द मास ऑफ 2,
ये दोनों मास जो है वो कितना बेसिकली आपका 2m, राइट। ये दोनों मास कितने बेसिकली आपके 2m है। ये कोई वर्टिकल पाइप है, इसका मास है। बॉल रिलीज और ऐसे स्लाइड करके दोनों बॉल नीचे जाएंगे, तो किसी इंस्टेंट पे ये थीटा एंगल पे पहुंचे। बॉल इस तरह से रिलीज होके किसी इंस्टेंट में कहां पे आ गई आपकी थीटा, हाँ दोनों बॉल को आपने रिलीज किया तो थीटा एंगल पे आ गई। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द थीटा, राइट, व्हेन नॉर्मल फोर्स between pipe and surface becomes zero, ये आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ नॉर्मल फोर्स रहेगा तो ये कितने एंगल पे आ जाए ताकि ये नॉर्मल फोर्स जीरो, इसी नॉर्मल फोर्स की हम बात करें। ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा आपका जीरो, इसको अटेंड कर लो। Find out the angle at which normal force between the pipe and surface becomes zero. Sir, cos theta is equal to 3/4. Sir, cos theta is equal to 3/4. ये सही नहीं, वो तो होता है cos theta is equal to 3/4 जब ये सरफेस छोड़ देता है, सरफेस को रिलीज करेंगे एक एंगल पे सरफेस छोड़ देगा और सरफेस छोड़ के आउटर पे कांटेक्ट
सर 60 डिग्री। एक आंसर 60 डिग्री आ रहा है, दो आंसर आ रहे होंगे इसमें। एक आंसर 60 डिग्री है, दो बार ऐसा होगा। एक आंसर तो cos थीटा इक्वल टू हाफ आ रहा है, एक और आंसर आ रहा है। सही बोल, दो आंसर इस क्वेश्चन के आते हैं। सेम क्वेश्चन था जो स्ट्रिंग से कोई ऐसे एंड दोनों चीजें सेम, हो सकता है कभी आपने किया भी होगा। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। क्या होता है कि जैसे इस क्वेश्चन पे आएगा ये, इसकी स्पीड आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे इसकी स्पीड भी हो जाएगी सिमेट्री से। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक इसमें वेट लग जाएगा और एक यहाँ पे इस केस में लग जाएगा नॉर्मल, है ना। तो जो नॉर्मल और वेट मिलके दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले क्वेश्चन है आगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे हो गया n प्लस एम जी कॉस इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर रेडियस ले लो आपसे। फिर हम अप्लाई करेंगे वर्कनेस थ्योरम। ये नेट से जब आपने रिलीज कर दिया, सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल से मास इसका 2m, 2m ले लो, मास हम क्या ले लेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि इन दोनों पोजीशन में अप्लाई का वर्कनेस थ्योरम, जैसे 2m मास इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतने हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द r माइनस r cos थीटा। तो जब हम वर्कनेस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वर्क बाय द वेट इतना हो जाएगा, दैट इज द 2mg into r into 1 minus cos, और ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो हाफ 2m into v स्क्वायर माइनस 0। तो सबसे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की, फिर वर्कनेस थ्योरम की बात की, राइट। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम में इसका अननोन चल रहा है ना, v भी अननोन है, n भी अननोन है, एंगल भी अननोन है। तो एक कंडीशन और चाहिए, है ना। और ये नॉर्मल को हम कुछ डिफरेंट सिंबल से शो करते हैं। सपोज ये, या इसको ऐसे n ले लो, इसको डिफरेंट सिंबल अपने, ये नॉर्मल यहाँ पे जो लग रहा है वो n डैश, क्योंकि मेन आपको ये जीरो थोड़ी करना है। अगर ये जीरो करना होता तो फिर तो ये आंसर हो जाए cos थीटा इक्वल टू 3/2, कि कितना एंगल पे यहाँ वाला नॉर्मल जीरो हो जाएगा, वो जीरो पुट करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे, cos थीटा इक्वल टू 3/2। लेकिन आपको तो फ्लोर से नॉर्मल जीरो करना है, तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ पाइप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हम यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सिर्फ पाइप का बनाएंगे। भाई सिर्फ पाइप के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सा फोर्सेस होंगे, है ना। तो पाइप का एक वेट होगा अपना, तो पाइप का जो वेट होगा वो mg हो गया, है ना। और एक यहाँ पे n डैश हो गया। और आपको पता है अब इसमें n का रिएक्शन तो रहेगा भाई, अगर ये बॉल के ऊपर n सेंटर की तरफ लग रहा है तो इसका रिएक्शन जो पाइप के ऊपर होगा उसका अवॉइड कर जाएगा ना। तो यहाँ से दो रिएक्शन n मिलते हैं दोनों बॉल, n एंड, है ना। तो पाइप के फ्री बॉडी डायग्राम में ये तीन फोर्सेस होंगे, mg, फ्लोर का n डैश और n n और ये एंगल थीटा। तो आपको यही तो अप्लाई करना है कि किस स्टेज पे n डैश की वैल्यू जीरो हो जाए। तो आपको इसका थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा कि n डैश जीरो कब होगा, जब 2m थीटा पाइप के वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस। भाई n cos थीटा दोनों पाइप के वेट क्या करेंगे, बैलेंस कर। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से cos थीटा की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, और उस cos थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में cos थीटा की दो वैल्यू, एक तो cos थीटा इक्वल टू हाफ आ जाएगा और दूसरा एक 1/6। दो बार ऐसा होगा, है ना, कि दो बार क्या होगा, n डैश की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, है ना। फ्लोर के सिस्टम पे इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। क्या उस तरह से हमने अप्लाई कर लिया। तो ये तीन स्टेज यूज करके हमने इस क्वेश्चन को हल किया, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इक्वेशन सॉल्व। ये आपका एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 7 पे आते हैं। एग्जांपल 7 में आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से दो ब्लॉक अटैच है, एक एम और दूसरा ओ, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्या अटैच हो गया, सिस्टम क्या है आपका इक्विलिब्रियम में, है ना। तो इसके वेट को स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस, सिस्टम इक्विलिब्रियम। आपको ये बताना है कि फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट attained by block small m when 4m separate, है ना। अगर इससे 4m सेपरेट हो जाए, अभी इक्विलिब्रियम में थे, 4m सेपरेट हो जाए तो m ऊपर जाए, तो m अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाए। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक स्मॉल m when 4m separate। इसमें आप चाहो तो एसएचएम के कांसेप्ट भी यूज करो। वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा सा एसएचएम पे ध्यान दें ना तो एक लाइन का। सिक्स mg by k। नहीं 6 mg by k से तो 8 है शायद, 8 mg by k। हाँ 8 mg by k से बिल्कुल सही आंसर है। कैंसिल विद 8 mg by, है ना। इसका जो आंसर होगा दैट इज 8 mg by क्या हो जाएगा, k। बिल्कुल सही। 8 mg कुछ नहीं, इसमें एक्चुअली वर्क एनर्जी हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा एसएचएम इन्वॉल्व करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन। आप ऐसे देख लो कि ये इसकी अनएक्सटेंडेड लेंथ है ना, ये इसकी कौन सी लेंथ है, अनएक्सटेंडेड। तो जब ये 5 mg हैंग होगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 5 mg by k होगी, है ना। अगर ये 5 mg नीचे है और ये kx ऊपर लग रहा है, ये डिस्टेंस जो होगी कितने देगी, 5 mg by k हो जाएगी। अब इस 4m को हम यहां से सेपरेट कर देते हैं, है ना। और जैसे हम 4m को सेपरेट करेंगे ये ऊपर जाएगा, लेकिन अब इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी, है ना, m की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो आपकी अब mg by k हो जाएगी, है ना। कि भाई ये जो चीज होगी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी mg by k हो जाएगी, जिसपे कि ऑसिलेट करेगा, ये m ब्लॉक ऑसिलेट तो करेगा और इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी ये हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान दो
इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के जो डिस्टेंस होता है वही का एम्पलीट्यूड होता है, तो इसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड ये गैप ही तो होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इस एसएचएम का अगर हम कांसेप्ट यूज करें इसमें, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका हो जाएगा 4 mg/t। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 mg/t, राइट। तो आपको पता है यहां से 4 mg/k इक्विलिब्रियम तक पहुंचा और इक्विलिब्रियम से इतने ऊपर और तो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड के अबाउट ही तो ऑसिलेट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। तो अगर आपने यहां से इसको छोड़ा है तो मेन पोजीशन में पहुंचा और यहां से ए और आगे जाए, हाँ, तो मतलब इस पोजीशन से इसकी मैक्सिमम हाइट 2 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें h max, तो x max की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 आपका हो जाएगा 8 mg/t। थोड़ा सा एसएचएम यूज कर लेंगे जो कि आप जानते हैं, तो आपको कोई वर्ड नहीं थ्योरम वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं। हां, सिंपल सा एम्पलीट्यूड आपने निकाला और जितना यहां छोड़ेंगे तो मीन आएगा उतने ऊपर जाएगा, यहां से इसकी मैक्सिमम है। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, इसकी आपकी, अरे सर मुंह से निकल गई सर, बात करता हूँ सर, सॉरी। अरे पापा क्यों मार रहे हो, पापा गलती होगी, अरे मार दिया यार, अरे क्लास ही अरे कौन आ चुका है, कौन है इतना जो तेज बन रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इसके बाद आते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 में ना इस तरह से एक थिन प्लेट हुई है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चंस में भी इस तरह से आपको दिया हुआ है कि दिस इज ए थिन प्लेट, है ना। यहाँ पे आपकी एक थिन प्लेट है, इस शेप की थिन प्लेट है ना, एक्सिस ऑफ रेफरेंस एक्स एंड वाई, और यहाँ पे आपका एक थिन प्लेट दिया हुआ है ना, कर्व शेप में है, और ये थिन प्लेट है, इसका सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा आपको पता है कि मास पर एरिया हो जाएगा, थिन प्लेट का सिग्मा दिया हुआ है, और ये जो कर्व बन रहा है इसकी इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल टू kx। और इस पॉइंट यार नेसेसरी बात नहीं करो, है ना। कौन है भाई, पर्सनल मैसेज करो तो, या मैंने तो उनसे पूछता हूँ जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसमें नाम भी दूसरे का यूज कर रहे हो। नहीं करो सब, क्या पा गया इस तरह से, ये सिग्मा है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा a है, और इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू kx स्क्वायर, है ना। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर x एक्सिस के लेवल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस पीस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये आपको बताना है। What is the potential energy of this piece?
सर प्लीज। ये कोई इस तरह से पीस है, यहाँ पे जो कर्व है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू px स्क्वायर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, और मास पर यूनिट एरिया सिग्मा। तो इस लेवल के रिस्पेक्ट में इस पूरे पीस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पीस? इसलिए क्वेश्चन आपके एडवांस में जरूर आते हैं, इसमें की ज्यादा इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होती। सर सिग्मा जी अरे 2 बंगाली। by 3 a square। कौन सा गलत कर दिया? तो k sigma g a की पावर 5/2। सिक्सर बोला, सिक्सर बोला, सिक्सर बोला। तो ये आ रहा है 2 by 3 सिग्मा जी a square। यार आपका आंसर थोड़ा और ट्राई करो, थोड़ा और ट्राई करो। वही क्या आंसर आपका? सर k sigma g a की पावर 5/2।
तो इसमें हम ऐसे तो करेंगे ना इंटीग्रेट करके, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला तो आपको पता नहीं है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेंगे ऐसे, है ना। किस तरह से आप एक स्ट्रिप ले लोगे, किसी x विड्थ पे, x डिस्टेंस पे dx विड्थ के स्ट्रिप, है ना। और इसका कुछ मास आप ले लोगे dm, है ना। और अगर x है तो इससे कुछ y हाइट भी होगा, तो इस चीज को हम एलिमेंट के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, ये वाली हाइट y होगी। तो अगर ये चीज तो एक रॉड जैसी होगी ना, तो इसका जो पोटेंशियल होगी उसके लिए रेफरेंस तो हम सेंटर ले लेंगे ना। तो इस एलिमेंट का जो पोटेंशियल डी होगा, ये आपको हो जाएगा मास dm g, हाँ, by dm g इनटू आपका y by 2, है ना। और उसके बाद हम dm की वैल्यू पुट कर देंगे। तो dm आपको पता है कि dm सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो dm की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, हो जाएगा y dx g इनटू y by 2, है ना। इसके बाद तो काम आसान है, ये आपका du आ गया, इसमें y इक्वल टू हम kx स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, जैसे कि आपका kx स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में y स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पे क्या आ चुका है, जैसे कि आपका y स्क्वायर आ चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपका सिग्मा g इनटू k स्क्वायर इनटू ये आपका x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा, और आपका x की पावर 4 आ जाएगा, है ना, इनटू dx आ जाएगा by 2, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो जरा सा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सेक्शन कितना हो जाएगा आपका। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ सही है, आपका आंसर सही बता रहे हो, है ना, ठीक बता रहे हैं, सही है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये दिस आंसर, एक्चुअली ओरिजिनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। ये जो y का फंक्शन है, ये y स्क्वायर इक्वल टू kx, y इक्वल टू kx स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू kx। तो y स्क्वायर अगर kx यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे सिंपल kx आ, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए आपका y स्क्वायर की जगह पे kx dx है ना। और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ऐसे से बहुत सारे होंगे, सबसे बड़ा इंटीग्रेट निकालने के लिए ये पूरा फंक्शन इंटीग्रेट होगा। तो सिग्मा जी के बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, x इंटू dx, और इसको आप 0 से a तक इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 0 से a तक हम इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट दिस पोजीशन। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा भाई। u की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा जी a स्क्वायर k बाई 4 आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना कि पहले एलिमेंट के पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका आंसर। तो हमेशा कई बार ऐसे पीस रखे होंगे जिसकी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने आनी चाहिए, तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास पता है तो सेंटर ऑफ मास में कंसंट्रेट कर देते हैं, फिर अगर आपको तो उसका सेंटर ऑफ मास पता है। हाँ, अगर एक बार ये चीज आ गई तो सेंटर ऑफ मास क्या है भाई, पूरा मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा उसी को तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इसको जब हम एमजीएस से कंपेयर करेंगे तो जो h आएगा वो हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एग्जांपल नंबर 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 9 में ऐसा दिया हुआ है कि दिस इज ए फिक्स्ड सिलेंडर। एग्जांपल नंबर 9 में दिस इज ए फिक्स्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस r, फिक्स्ड सिलेंडर, है ना। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कोई, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल लगा हुआ है ना, कि यहाँ पे एक कोई बॉल लगा हुआ है छोटा सा, m मास ले लो इसका, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, आपका l है। इसको हम 10 मीटर पर सेकंड से है ना, और ये चीज दिया हुआ है कि इसकी जो रेडियस है l/2 पाई फिक्स्ड है। तो आपको जैसे इसको प्ले करेंगे इससे लिपटता हुआ नीचे आएगा। तो आपको जैसे इस क्वेश्चन में आंसर ये बताना है
You find out the tension in the string when ball is at the slowest point. Find the tension in string when the ball reaches its lowest position. Its lowest position. है ना, इस तरह से स्विंग करके जब लोएस्ट पोजीशन में आएगी तो उस पोजीशन में इसमें टेंशन लिखा है या है ना, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी जब इस तरह से घूम के लोएस्ट पोजीशन में, है ना, जब ये घूम के कहां पे आ जाए जैसे कि आपकी लोएस्ट पोजीशन. आंसर आया क्या?
सर वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा वेलोसिटी आ रही है 20, तो निकालो mv स्क्वायर बाय r से। mv स्क्वायर बाय r से आ जाएगा ना फिर तो। सर 400 m/l + mg। अच्छा m की वैल्यू तो पड़ रही है। यस सर। मास 1 kg है तो and length is also 1 kg। मास 1 kg, length is also 1 kg। Take mass as a 1 kg and length is also 1 kg। मास और लेंथ दोनों 1 kg है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा लेंथ इज 1 मीटर। Length is 1 meter। जो सही किया है पहले तो हम v निकाल लेंगे कि जब ये इस तरह से इससे फोल्ड होके यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी लेंथ कुछ कम हो जाएगी ना, और यहाँ पे v कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा हमको, है ना। m मास का ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया तो आपको क्या है इतना लेंथ ही तो कम होगा और ये वाला लेंथ पाई आर ही तो हो जाएगा। तो पाई आर अगर हम निकालें तो r की वैल्यू तो l/2 पाई है ना। वो यहाँ से आपका आ गया पाई इंटू l/2 है ना, पाई कैंसिल है ना, ये आपका आ गया l/2 आ गया। मतलब ये लेंथ l/2 कम हो जाएगी, मतलब बची हुई लेंथ भी तो l/2 ही हो जाएगी, है ना। पहले लेंथ l ऊपर थी, अब l/2 नीचे आ गया। इसके बाद वर्क करना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क का वेट कितना हो जाएगा mg इंटू l प्लस l/2, है ना। और ये वर्क बाय द वेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। जो आपका टाइम दिए हुए है ना, तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और एक बार v आ गया फिर आपको पता है वेट नीचे जाएगा, टेंशन ऊपर जाएगा और t और mg का जो डिफरेंस होगा ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉइंट करेगा। हम लिख देंगे t माइनस mg इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, r की जगह पे l/2 और यहां से v स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो ही चीज तो हम इसका क्या करेंगे, इसलिए आपका यूज करेंगे। इससे जो भी आंसर आ रहा है वो आप चेक कर लो, तो इस तरह से इसको समझ। ये हो गया एग्जांपल नंबर 9, तो इसको चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है आपका। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, है ना, एग्जांपल नंबर 10। ये आपका होमवर्क रहेगा, मुझे इसके आंसर बाद में बताना। इसको ऐसे होमवर्क ले जाओ आप और इसका क्या आंसर आ रहा है ये मुझे आप, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में ऐसा है आपका कि ये कोई फिक्स्ड हेमिस्फीयर है, कोई फिक्स्ड क्या है हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस का है वो 2 है ना। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, जैसे कि आपकी 2। इसका रेडियस जो दिया हुआ है r, r स्क्वायर टू आपको दिया हुआ है 5, है ना। और यहाँ पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कोई फोर्स, है ना। ये कोई अननोन फोर्स है, दिस इज ए सम वेरिएबल फोर्स, है ना। कोई वेरिएबल फोर्स लगाते हैं इस तरह से और मास दिया हुआ है इसका 1 kg, है ना। यहाँ पे हेमिस्फीयर था, म्यू 2 है,
रेडियस 5 मीटर दिया हुआ है, मास 1 kg, एक वेरिएबल फोर्स लगाते हैं और वेरिएबल फोर्स लगा के वी कीप द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कांस्टेंट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, कि कुछ भी वेरिएबल फोर्स लगा के हमने इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट लिखा हुआ है। हाँ, इस वेलोसिटी मतलब यूज करो स्पीड लिख, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी। स्पीड ऑफ ब्लॉक कांस्टेंट, देन फाइंड आउट work done by force till block leave the surface. Leave the surface. ये आपको पता है ना भाई। यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट स्पीड से इस तरह स्लाइड करवाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे सरफेस छोड़ देंगे। तो जब तक ये सरफेस छोड़ेगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होगा, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसकी वजह से मूवमेंट कितना होगा जब तक ये सरफेस को छोड़ता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10 एग्जांपल हमने किए, इसको आप सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। ऐसी हर वीक में क्लास होगी और एक चैप्टर कवर होगा। तो आज के जो चैप्टर था वो वर्क एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मोशन था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास, इंपल्स एंड मूवमेंट, है ना। थोड़ा पढ़ के आना, फिर ऐसे 10 क्वेश्चन से उसको भी देना, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट। हैव अ नाइस डे, बाय। Bye, sir. Bye. बाय।